हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है प्राइम आई के इस नए पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बात करी है स्टार्टअप एंड इनोवेशन के बारे में। और आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर रंजन कुमार। डॉक्टर रंजन कुमार एक एजुकेशनल स्टार्टअप के फाउंडर हैं जिसका नाम है जेएमसी स्टडी हब। जेएमसी स्टडी हब एक एजुकेशनल स्टार्टअप है जो कि अभी यूट्यूब पे 10 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है और अपनी वेबसाइट से 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर रंजन इस समय एमिटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोस्ट पर हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने सर से स्टार्टअप के प्रोसेस के बारे में बात करी और हमने बात करी कि कैसे आप स्टार्टअप को स्क्रैच से एक सक्सेसफुल रनिंग स्टार्टअप की तरफ मूव कर सकते हो। इस पॉडकास्ट में आपको टीम बिल्डिंग और क्लाइंट पिचिंग के बारे में भी सुनने को मिलेगा। तो इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर सुनिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर, आई वेलकम यू टू द प्राइम पॉडकास्ट। थैंक यू। सर, आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम बेसिकली स्टार्टअप एंड इनोवेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का जो यूथ है अभी स्टार्टअप्स की तरफ इतना अट्रैक्टेड है। गवर्नमेंट भी हमारी स्टार्टअप को लेके काफ़ी अवेयरनेस फैला रही है और आप एक सक्सेसफुल रनिंग स्टार्टअप के फाउंडर हैं। तो जो हमारी आज बातचीत होने वाली है वो स्टार्टअप के ऊपर होनी चाह रही है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ एक पॉडकास्ट ना हो। हम इसको एक ऐसा कन्वर्जेशन एक ऐसी रिकॉर्ड करें कि इट्स अ गाइडेंस जो हमारी नई पब्लिक है, जो हमारी नई यूथ है, वो जो पॉडकास्ट सुने तो उसको एक ऐसा लगे कि वो अपने बड़े भाई के साथ बात कर रही है। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ जेएमसी स्टडीज़ के बारे में बताएं। जो आपका स्टार्टअप है वो क्या है? बेसिकली जेएमसी स्टडी हब, जेएमसी नाम जो है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है जेएमसी। और स्टडी का मतलब पूरा एकेडमिक है। इससे पता चलता है कि हमारी जो स्टार्टअप है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का पूरा एकेडमिक कोर प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी जो पूरी कहानी इसकी बहुत लंबी है। इन शॉर्ट में जेएमसी स्टडी हब को अगर इन लाइन मेंशन करूं तो इट इज़ अ डेडिकेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जहाँ पे मास कम्युनिकेशन की सारी सब्जेक्ट्स, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, एडवर्टीजमेंट हो, सिनेमा हो, पब्लिक रिलेशन हो, मीडियाज़ हो, सारी तरीके की जो है वो आपको कंटेंट, कोर्स मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, सारे ब्लॉग्स वगैरह सब चीज़ें मिलते हैं। तो हार्डकोर वी कैन से दैट इट इज़ अ डेडिकेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो जेएमसी स्टडी हब अभी यही है, इसकी वेबसाइट है, सोशल मीडियाज़ है, यूट्यूब पे है। अभी स्टार्ट हो रही, ग्रो हो रही है, 4 साल हुई है नो डाउट, और 5वीं साल 5 सितंबर को होने वाली है। तो ऑलमोस्ट 5 years कंप्लीट हो जाएंगे एंड विल डेफिनेटली विल अचीव समथिंग, एंड वी हैड ऑलरेडी अचीव्ड 10 के सब्सक्राइबर इन जस्ट फ्यू डेज यस। बैक। सो इट इज़ अ वेरी प्राउड ऑफ अस कि हम लोग सभी के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि आज फाइनली 10 के सब्सक्राइबर जो हम जेएमसी स्टडी हब की हुई है, इन्होंने बहुत सारा प्यार दिया। तो दैट इज़ कि मैं जानता हूँ कि जो 10,000 है सब्सक्राइबर वो हमारे लिए बहुत है। ठीक है, वी आर नॉट हैविंग 2.5 मिलियन और 3 मिलियन और 4 मिलियन, बट हाँ, जो 10,000 सब्सक्राइबर है वो किसी एक प्लेटफॉर्म को के मेंबर्स है वो सारे। वो एक बुन बुन फैमिली से रिप्रेजेंट कर एग्जैक्टली रही है फैमिली आप। रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं 10,000 भी अगर एक बार काउंट करूँ, वन टू, आप एक बार काउंट कीजिए, एक से लेकर 10,000 बार गिनती शुरू कीजिए गिनना, और देखिए कितना टाइम लगता है 10,000 बार काउंट करने में। इट टेक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। यस और सर। वही 10 के जब बोलते हैं इट्स जस्ट अ हाँ। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट टेक्स टू स्पीक 10 के, बट इट हैविंग द लार्ज कम्युनिटी। ठीक है, सो उसके लिए मुझे बहुत एक छोटी सी सेलिब्रेशन है। एंड नाउ वी आर मेकिंग अ टारगेट टू रीच टू 25 के, विल मेक बिग सेलिब्रेशन ऑन दैट टाइम। सो दिस इज व्हाट द जेएमसी स्टडी हब इज। सर, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा इस थैंक यू सो मच। स्टेप को पार करने के लिए। दूसरा सर, आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं और मैं ये जानता हूँ कि जो फाउंडर होता है वो एक पोजीशन नहीं होती या वो एक इंसान नहीं होता। करेक्ट। बेसिकली फाउंडर की जो आइडियोलॉजी है, फाउंडर का जो विजन है जिसको लेके उसने स्टार्टअप चालू करा है, वो स्टार्टअप और एक ऑर्गेनाइजेशन की नींव होती है। जो करेक्ट। जिसको हम बोलते हैं कि घर की कोई नींव होती है, वो फाउंडर होता है, उसकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस होता है। और सर, कंपनी को फाउंड करने में,
कंपनी को स्टार्ट करने में और उसका फर्स्ट प्रोडक्ट निकालने में एक हमारी लंबी चौड़ी प्रोसेस लगती प्रोसेस होती है। बट जो मेरे एक्सपीरियंसेस कहते हैं या मैं जो सोचता हूँ वो उस फर्स्ट स्टेप से जो सेकंड स्टेप होता है, हमने फर्स्ट प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया, हमने पहली वीडियो तो लॉन्च कर दी, जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट या सेकंड वीडियो हमारी निकलती है, जो सेकंड स्टेप होता है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद फर्स्ट स्टेप से भी थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लेना। तो इस पे आपका क्या कहना है या आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे उसके साथ सर? एग्जैक्टली सही कहा आपने, बहुत सारी पॉइंट्स आपने क्वेश्चन में ही जवाब दिया है और उसको थोड़ा और इलाबोरेट करूँगा कि जेएमसी स्टडी हब की जो स्ट्रगल रही एज एन फाउंडर, तो अभी भी आज भी वही है। तो आप फाउंडर के साथ साथ एम्प्लॉय भी रहते हो, क्योंकि आप तो फाउंडर एक जस्ट एक वर्ड है, एक रिकॉग्निशन के लिए कि हाँ आप एक किसी कंपनी के फाउंडर हो, एक टैग है। लेकिन आप एक सबसे बड़ा एम्प्लॉय हो और यू आर द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ए फाउंडर। सो दैट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ कि आप क्या हो, खुद पहले पहचानो। आप फाउंडर ही नहीं, बहुत कंपनी की वो आने वाली जो 20 साल के बाद जो कंपनी होगी उसकी मालिक आप आज पैदा हो गया है, राइट? इट हैज़ बर्न। सो बेसिकली मुझे लगता है कि काम इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, आपकी इमेजिनेशन से बाय बीइंग ए फाउंडर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एन एग्जांपल कि आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको वेबसाइट के लिए प्लानिंग करनी होती है, आपकी सोशल मीडिया के लिए प्लानिंग करती है। इवन सोशल मीडिया इज हैविंग द लॉट ऑफ द कैटेगरीज। आपको इंस्टाग्राम के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, फेसबुक के लिए, आपके ट्विटर्स के लिए, एक्स के लिए, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आपको तैयारी करनी है, उसके लिए पोस्ट डिज़ाइन करना है, क्रिएटिव डिज़ाइन करना है, अपलोड करना है, शेड्यूल करना है। प्लस साथ साथ में आपको वीडियो पे भी काम करना है, आपको प्रोडक्शन पे रिकॉर्ड करना है, फिर उसके एडिट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, सोशल मीडिया पे शेयर करना है। उसके अलावा भी आपको अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन पे भी वर्क करना है, कोर्सेज डिज़ाइन करने हैं, आपको अपलोड करने हैं। तो आई थिंक बीइंग ए फाउंडर यू आर अ एम्प्लॉय बट यू हैव हैविंग द लॉट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू हैव टू डू इट बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। तो आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेला हो। तो आप समझिए कि बीइंग ए फाउंडर, आप एक फाउंडर है लेकिन 50 एम्प्लॉय के फाउंडर है आप, ठीक है? Yes, आप sir. अकेले उस बोझ को अगर आप जिस दिन आपने संभाल लिया, ठीक है, 50 एम्प्लॉयज इज इक्विवेलेंट टू द वन फाउंडर, ठीक है? अगर मालिक अच्छा है, क्वालिटेटिव है, तो 50 एम्प्लॉय के बदले एक अकेला काम कर सकता है। और आई थिंक प्राइम आई अभी ने स्टार्ट किया है और मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को बहुत बेटर समझ सकते हो। यस सर। तो सब चीज़ें स्टूडियो आपको खुद ही मैनेज करना है, आपको सभी चीज़ें एडिट भी आपको खुद ही करना है, सब कुछ आपको खुद ही करना है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बीइंग ए फाउंडर। सर जैसा कि आपने एक चीज़ मेंशन करी कि आप फाउंडर है, आप आदमी एक है बट आपको काम अनेक करने हैं। यस यस। पर जब हम काम अनेक की बात करते हैं तो हम अनेक लोगों की बात पे जाते हैं, हमें एक टीम बनाते हैं जिसमें हम अलग अलग स्किल्स के लोगों को लेकर आते हैं, अलग अलग स्किल सेट करते हैं। करेक्ट। तो सर आई गेस बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे उनमें से बहुत सारे लोगों के मन में एक ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया या एक स्टार्टअप पैदा हो रहा होगा और वो भी एक अपनी टीम चुन रहे होंगे। तो सर आपके एक्सपीरियंसेस से मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को ये पता चले कि अगर वो अपनी टीम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, आपने कैसे करी थी? एग्जैक्टली। टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी बात है किसी भी स्टार्टअप के लिए, लेकिन शुरुआती में आपको टीम मिलता नहीं है। आप टीम भी हो, आप ही सब कुछ हो। मतलब मैं अपनी बताऊं थोड़ी सी चंद सी मैं आपकी मतलब अपनी स्ट्रगल जर्नी के कुछ अंश बताता हूँ कि मैं आई वॉज वर्किंग एज एन अटेंडर ऑल्सो। मैं कॉल अटेंड भी करना है मुझे, कॉल पे जवाब भी देना है मुझे कि आपका कोर्स को बेचना भी है, कोर्स को खरीदवाना भी है और कोर्स को पढ़ाना भी है, और वही कोर्स को आपको एडिट वेडिट सब कुछ करना है, आप ही सब कुछ करना है। तो आप एक टाइम पे आकर थक जाते हो। तो मुझे आपको लगता है कि मुझे टीम बढ़ानी चाहिए, तो टीम बढ़ाने के लिए बहुत है, रिसर्चर चाहिए, एडिटर चाहिए, डिज़ाइनर चाहिए, वीएफएक्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। आप किस किस को लोगे? लेकिन अगर वहीं पे अगर आप सेलेक्टिव, क्योंकि आज के टाइम पे ऑलराउंडर बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप किसी ऑलराउंडर को आप ले सकते हो लेकिन मुझे लगता है कि काम वो बेटर नहीं कर पाएगा जो एक पर्टिकुलर चीज़ में फोकस है, उससे ज़्यादा कंपेरेटिवली नहीं काम कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि टीम बिल्डिंग के टाइम पे कुछ ऐसे टीम को डिज़ाइन करना चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से मैच करता हो,
तब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाएगा और काम बेटर कर पाएगा। सर जब मैंने आपकी एजुकेशन के बारे में पढ़ा अच्छा, तो क्या पढ़ा? मेरे को एक काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी, जिसमें कुछ पार्ट आपने बिहार से पढ़ा हुआ है, हुँ, कुछ एजुकेशन आपने आसाम जाके पूरी करी, हुँ, कुछ हरियाणा और कुछ यूपी, और हुँ, अब आप जब काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एमपी में, हुँ, ग्वालियर में। बिल्कुल सही। तो सर ऑलमोस्ट अगर मैं आपको देखूं तो आप आधे इंडिया में तो अपनी एजुकेशन फील्ड कर चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं, अभी आधा इंडिया बहुत हाँ, बचा है, अभी साउथ बचा है। हाँ, मतलब सर वो साउथ बचा है सर। पर डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में जाके अलग अलग लोगों से मिलके हाँ जी। इंटरेक्शन करके, क्योंकि आपने वहाँ एजुकेशन करी है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक अच्छा टाइम स्पेंड करा है। हुँ, तो सर ये जो एक्सपीरियंस आपको मिला होगा हर हुँ, जगह का, हर डिफरेंट जगह का, क्योंकि टोटली डिफरेंट है, करेक्ट। वो सर आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट करा? और स्टार्टअप में मैं पूछूंगा सर कैसा इम्पैक्ट करा? बिल्कुल सही। क्वेश्चन बहुत सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात सच है जो आपने बोला कि मैंने 10th असम से किया, 12th बिहार से किया, ग्रेजुएशन यूपी से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन हरियाणा से किया, एमफिल और पीएचडी हमने मध्य प्रदेश से किया। अब इन सारी जगह से पढ़ा, तो मुझे एक बहुत अच्छा मुझे आउटपुट अब निकल के समझ में आता है कि आपको लोग कैसे मिलेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा अगर टीम बिल्डिंग की बात करें ना, तो वो मुझे नज़र आता है, क्योंकि हमने हर प्रदेश के लोगों से थोड़ा-थोड़ा बात किया, सभी से कन्वर्सेशन किया, तो आप बिहेवियर को समझ लेते हो। आप उनके ट्यून को समझ लेते हो और थोड़ा-सा अपने काइंड ऑफ की एक जजिंग पर्सनैलिटी को समझने का बहुत अच्छा एक मौका मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें, ट्रस्ट फैक्टर एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि मैंने असम में 5 साल और बिहार में 2 साल और यूपी में हमने 3 साल ग्रेजुएशन, फिर 2 साल हरियाणा में मास्टर्स, फिर 5 साल हमने यहाँ पे एमफिल और पीएचडी, 6 साल। और इन सारे इतने वक़्त बताने के बाद हमें समझ में आती है कि आप जिन लोगों से मिलते हो, वो आपके साथ रहेंगे, कितनी देर के लिए रहेंगे, कब तक साथ देंगे, ये समझ में आ जाता है। तो अब मैं अभी एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अभी वीडियो एडिटर को हमने एक रखा था, तो वीडियो एडिटर को समझ में आ जाता है कि उससे पहला क्वेश्चन ही था कि आप कितने साल तक रहोगे साथ में? तो उसने ऐसे ही जवाब दिया कि हाँ 6 मंथ्स। तो मुझे 6 मंथ्स का समझ में आ गया कि 6 मंथ्स मेरा फाइनल गोल है। अब 6 मंथ्स में हमें काम क्या लेना है, वो हमें उस विज़न के साथ काम करना है। क्योंकि 6 महीने के बाद आप रीसेटअप करते हो, आप फिर से नया कोई एम्प्लॉय आएगा, फिर उसको काम बताओगे, बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। तो हमें लगता है कि जो टाइम आपको मिलता है, उस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए और जो आपने एक्सपीरियंसेस गेन किया है तरह-तरह जगह पे मिल लोगों से मिलकर और अलग-अलग जगहों पे आप काम करके, पढ़ाई करके जो आपको ज़िंदगी का अनुभव हुआ है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो-जो आपने लर्न किया है। जैसे हमने बहुत सारी टीम बिल्डिंग कैसे करना है, उस पे हमने काम किया। हमने ट्रस्ट कैसे किसी का गेन करना है, उस पे काम किया। क्रेडिबिलिटीज़ आपको पता चल जाती है कि कौन आपके विश्वसनीय है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फैक्टर मेरे को बहुत सपोर्ट करता है स्टार्टअप में। सर मेरा भी मतलब यही मानना है हुँ, कि अगर कोई आदमी स्टार्टअप कर रहा है और कोई फाउंडर है, हाँ, तो अगर वो मतलब जो मेरा मानना है सर, कि अगर वो ट्रैवल करता है ना, हाँ। अगर वो जगह जगह ट्रैवल करा और उसने अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन करा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि नोइंगली और अननोइंगली वो चीज़ उसको इम्पेक्ट करती है लोगों से इंटरेक्ट करने में। हुँ, और चाहे वो क्लाइंट पिचिंग हो, हुँ, चाहे वो टीम सेलेक्टिंग हो, हुँ, वो जो अलग अलग लोगों से मिला है या अलग अलग जगह जाके उसने ट्रैवल करा है, हाँ। मेरे को ऐसा लगता है सर वो एक्सपीरियंस उसके काम आता है। बिल्कुल काम आता है। मतलब मुझे लगता है कि आप जब-जब लोगों से मिलते हो, तब तक आपको कुछ न कुछ सीखने को तो मिलता ही है, ठीक है? अगर आप आधे घंटे किसी से बात कर लो, तो आपको समझ में आ जाता है कि उसकी नीयत कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका आपके प्रति लगाव कैसा है, ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है। और फिर आप सोचते हो कि हाँ, मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। सर जीएमसी स्टडीज में आप मास कम्युनिकेशन का मटेरियल प्लस जो आपका नीश है वो नेट की प्रिपरेशन करवाते हैं हाँ, आप। हाँ। तो सर जब आपने जीएमसी स्टडीज के बारे में सोचा, आपने अपनी नीश रखी कि मैं नेट की प्रिपरेशन करवाऊंगा। जब अभी हमारी यूथ, हमारी नई जनरेशन स्टार्टअप्स के बारे में सोचती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भी अपना नीश ढूंढने के लिए स्ट्रगल करते हैं। करेक्ट। सर मैं आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि वो नेट हुँ, कैसे आया, हुँ, क्योंकि मास कम्युनिकेशन और नेट रिलेटेड है, बट नेट भी काफी ज्यादा बिल्कुल ब्रॉड सही। फील्ड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हाँ। है।
तो बेसिकली मैं समझ गया कि एक्चुअली जो है ना कि किसी भी स्टार्टअप के फाउंडर हो या कोई भी स्टार्ट करना चाहता हो कुछ भी, तो मुझे लगता है सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। क्योंकि अगर आप सिलेक्टिव नहीं होगे तो आप बहुत आगे हो। आप कहीं जाते हो आइसक्रीम की दुकान पे, तो आप पूछते हो ना भैया कि आप, वो पूछता है कि कौन से फ्लेवर दे दूँ, तो बोलते हो कि भैया हमको चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम खाना है ना? तो आप, यू आर अ वेरी निश टू योर फ्लेवर्स, यू आर वेरी निश टू योर कलर, कि आपको कौन सी कलर के कपड़े पहने हैं, यू आर वेरी मच सेलेक्टिव। आपको अगर बोलूँ कि हाँ ये ब्लैक कलर पहन लो ब्लैक पे ही, तो बोले कि नहीं ब्लैक पे रेड अच्छा लगेगा। तो आपको पता है निश कि हाँ ये कॉम्बिनेशन, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए कि हमें सेलेक्ट क्या करना है। इफ़ यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेलेक्टिविटी, तो आप सब कुछ कर गए, फिर कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे ही मेरी जर्नी में, जब मैं, मुझे पता है कि मैं जर्नलिज्म में बैचलर किया, मुझे पता है जब जर्नलिज्म में हमने मास्टर्स किया, और मुझे पता है जब जर्नलिज्म में हमने गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, तो मैंने सोचा कि इसी फील्ड में हम क्यों ना करें। तो कुछ हमने, उस समय नेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो नेट की प्रिपरेशन के लिए हमने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे थे। तो ऑनलाइन कोर्स खरीदते खरीदते मैंने उसके टेम्पलेट्स देखता था, वो कैसे स्टडी मटेरियल डालता है, कैसे वीडियोस को किस तरीके से रन करता है, कैसे अपलोड करता है। मतलब कैसे अपलोड करने का मतलब है कि उसका इंटरफेस क्या है एक्चुअली। तो मैं इंटरफेस को समझता था, इंटरफेस को समझते समझते उस तरीके से मैं लेआउट डिज़ाइनिंग करने लगा। और जब वेबसाइट पे लेआउट डिज़ाइनिंग करने लगा तो मुझे समझ में आने लगा कुछ काम हो गया। और फिर धीरे 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 फिर मैंने जब नेट की प्रिपरेशन करना था बेसिकली मुझे खुद, तो उस समय मेरी नेट की प्रिपरेशन नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कैसे होगा कैसे होगा, तो मैंने सोचा कि अपने खुद से स्टडी मटेरियल बनाता हूँ और उसको डिजिटली रखेंगे, स्टोर करेंगे। तो डिजिटली स्टोर करते 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 मैंने उसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर दिया। फिर धीरे 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 एक सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म बन गया। तो सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म को बना तो फिर हमने इसी को निश बना लिया कि यही अब मेरा रहेगा एक निश एरिया। तो मुझे लगता है सभी यूजर्स को उसी तरीके से किसी एक चीज़ पे आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आप बाटा देख लीजिए, बाटा का नाम लेते ही आपको क्या दिमाग में आता है? कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स तो ध्यान में नहीं आता। नहीं सर। क्या आता? शूज़ आता है। शूज आते। एप्पल आपको अगर बोला जाए तो एप्पल से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, इनोवेशन। एग्जैक्टली। तो सेम चीज़ें आपको किसी भी ब्रांड को आप ले लो, को उसने अपने नीश को पकड़ रखा है। भले वो मल्टी प्रोडक्ट जरूर बना रहा है आज के टाइम पे। सोनी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जानी जाती है, भले वो सोनी की 10 तरीके की कंपनीज बना रही हो, बट कंपनी के निश होना बहुत जरूरी है। सर जब हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, हम्म, हम एक स्टेबल प्रोसेस के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि हमें पता है स्टार्टअप्स जो होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते। ठीक हाँ, है। आगे जाके वो हो जाते हैं, बट हाँ, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं वो कम स्टेबल होते हैं। और एक स्टार्टअप के लिए, आइडेंटिटी के लिए नाम बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट। सर मैं जानना चाहता हूँ कि एक स्टार्टअप अपना नाम किस किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ब्रांड्स तो अपना नाम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यू कांट कॉपी। बट स्टार्टअप के साथ कई बार ये प्रॉब्लम्स आती है कि लोग उनका नाम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि दे आर इन अ स्मॉल, लाइक अभी कैप में अभी है, स्टार्ट वो ही किया है। स्टार्ट ही करा है। हम्म। तो इस चीज़ के कैसे बचा जा सकता है? मुझे लगता है कि आप अगर कोई भी स्टार्ट करते हो और आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, या फिर आपके आपने बहुत समय 3 साल 4 साल हो गया है, तो आपको रजिस्टर करवा लेना चाहिए। एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस होता है, गवर्नमेंट की है। तो आप शुरुआत में आप टीएम ले लो, आर में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो आप स्टार्टअप से में आप अपने लोगों पे टीएम लगा सकते हो। आप ट्रेडमार्क हो गया, मतलब कि अब नो बडी कैन कॉपी, अगर कोई कॉपी करता है तो आप क्लेम कर सकते हो। सर आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं, प्लस आप जॉब भी कर रहे हैं एज असिस्टेंट हाँ। प्रोफेसर। सर कई बार स्टार्टअप जब लोग करते हैं तो वो ये करना चाहते हैं कि हम हमारी फाइनेंशियल बैक संभाल लें जॉब करके और स्टार्टअप अपना कंटिन्यू रखें। वो चैलेंजेस आपको भी आए होंगे करेक्ट, आए हैं। मैनेज करने में बिल्कुल। इन सब चीज़ों को। सर वो चीज़ें आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि वो जो जर्नी है, दो चीज़ें मैनेज करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आई गेस कभी कभार आपका इंस्टीट्यूट ही आपका कंपटीशन है क्योंकि क्योंकि आप भी जेएमसी स्टडीज में मास मीडिया पढ़ा रहे हो और वो भी, तो मतलब कैसे आप एक्सपीरियंस उठाते हो और कैसे आप मैनेज करते हो ये सारी चीज़ें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली मैं इस पे जवाब ये देना चाहूँगा कि जब आपके कॉम्पिटिटर्स हो मार्केट में, तो कॉम्पिटिटर कैसा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ उसी फील्ड का, और उसी फील्ड का हमारा स्टार्टअप है,
तो हमारा वो अभी के लिए कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कॉम्पिटिटर जरूर है। अभी के लिए हमारे कॉम्पिटिटर हमारे लायक जितने लोग हैं वो कॉम्पिटिटर है हमारा, क्योंकि फाइट आपके लेवल में होना चाहिए। आपसे बड़े से फाइट करोगे तो आप गिर जाओगे, ठीक है। तो मेरा फाइट जहाँ पे काम कर रहा हूँ उससे नहीं है, वो काम अलग है और ये काम अलग है। लेकिन हाँ, दोनों को मैनेज करना बहुत थोड़ा सा टफ टास्क जरूर होता है। लेकिन जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं और करने की सोच भी रहे हैं और उनके साथ जॉब भी है या फिर स्टूडेंट हैं वहाँ पे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि क्लास भी देखना है और हमें स्टार्टअप में भी काम करना है। अगर टीचर हैं तो उनको जॉब भी देखना है और काम भी करना है स्टार्टअप पे। तो इन दोनों फेजेस को मैच करना, एक लाइन पे लाना बहुत थोड़ा मुश्किल है। तो आप ये काम कर सकते हो कि आप स्लॉट डिसाइड कर लो। सैटरडे संडे आपके लिए अगर छुट्टी है तो उस वीक में आप अपने बिजनेस पे काम करो और फिर साथ साथ में जो वर्किंग डेज है जो आप वहाँ पे काम करो। लेकिन आपको एक्स्ट्रा टाइम आपको देने पड़ेंगे। मेरे लिए तो, अगर मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं बताऊँ तो मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत टफ है। मैं 9 to 5 जॉब, 5:15 आते आते 6 बज गए। 6 बजने के बाद मैंने पूरा काम किया, अपने यूट्यूब के लिए काम किया, फिर रात में सोशल मीडिया के लिए काम किया, फिर उससे और आधी रात में हमने वेबसाइट के लिए काम किया। इन सारे पूरे लगभग काम करते करते 3 बज जाते हैं। फाइनली 3:30 तक मैं सोता हूँ। तो ये बेसिकली जो आप काम करते हो, अभी मानो अभी बहुत कम सोते हो, लेकिन जब सब कुछ हासिल हो जाएगा तो बहुत सोओगे, है ना। तो अभी आपके लिए सोना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी आपके लिए काम करना इम्पोर्टेंट है। अगर इस एज में काम कर लोगे तो अगला आने वाला एज जो है आपके लिए बहुत सही रहेगा। बेसिकली आपका जो स्टार्टअप है वो डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है। डिजिटल मीडिया, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। पॉइंट, हाँ। वैसे ही बाकी सारे स्टार्टअप्स के करेक्ट लिए भी है, हाँ। डिजिटल मीडिया एक वरदान है। हाँ, पर वो सेम सिर्फ उनके लिए नहीं है, डिजिटल मीडिया सबके लिए है। सबके लिए। तो डिजिटल मीडिया आपको हेल्प कर रहा है कॉम्पिटिटर से फाइट करने में भी, करेक्ट। बट डिजिटल मीडिया आपको कॉम्पिटिटर्स भी दे रहा है। हाँ, सही बात है, मतलब तो कि हाँ, हाँ, समझ गया। तो सर क्योंकि आप जेएमसी स्टडीज आपका डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है हाँ। और मास मीडिया में आपने खुद ने इतना ज़्यादा रिसर्च और पढ़ाई करी है, तो मैं ये सोचता हूँ कि आप डिजिटल मीडिया को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। तो सर इस चीज़ में आपकी एडवाइस क्या रहेगी दूसरों की तरफ? करेक्ट। सो डिजिटल मीडिया में स्टार्टअप आज हर कोई कर रहा है। आप ट्रेडिशनल मीडिया में स्टार्टअप क्या ही करोगे, उसका वेबसाइट तो एटलीस्ट बनाओगे ना, उसका एप्लीकेशन तो एटलीस्ट बनाओगे ना, क्योंकि रीच तो उसी से जाएगी। उसी से आएगी। आप कुछ भी बनाओ, कोई भी मशीनरी, आपकी कोई भी छोटी सी भी कंपनी है, उसकी एग्जिस्ट होना डिजिटल मीडिया पे आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एग्जिस्ट नहीं करोगे, अभी देख लो ना, आप मीडिया में ही देख लो, प्रिंट मीडिया, सारे सारे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट है। चाहे भास्कर हो, चाहे वो जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, चाहे कोई भी अखबार हो, सभी की वेबसाइट है। सब अपने अखबारों में QR कोड लगाते हैं, अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो आप डिजिटलाइज होना तो पड़ेगा आज के डेट में। तो डिजिटल मीडिया में स्टार्ट कर रहे हो और साथ साथ में डिजिटल मीडिया की चैलेंजेस भी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो उस चैलेंजेस में आप, क्योंकि आप न्यू वर्ल्ड में आप घुस रहे हो, एक डिजिटल एक अपना एक अलग दुनिया है, ठीक है। और जो जिस बात कर रहे हैं अभी, ये अलग दुनिया है। तो डिजिटल दुनिया में आपको कदम रखना है तो चैलेंजेस तो आएंगे। आप एक समझो कि एक न्यू बॉर्न बेबी आपने डिजिटल मीडिया में आपने एक है, और उसको आपको पालना है, पोषना है उसको, और बड़ा बनाना है, ठीक है। तो डिजिटल मीडिया का कोई लिमिटेशंस नहीं है, बहुत वाइड है, ठीक है। आप मतलब कि तरह तरह के AI टूल्स आ रहे हैं, तरह तरह के सभी चीज़ें आ रही हैं, तो आपको सब इंक्लूड करते हुए चलना है। चैलेंजेस तो बहुत है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। चैलेंजेस में आपको, अगर आप कोडर नहीं हो तो आपको ये वेबसाइट बनाने के लिए डेवलपर रखना पड़ेगा। अब तो आजकल नए नॉन टेक्निकल आप अगर हो तो भी आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा तो आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, साथ में एप्लीकेशन पे काम करना है, ये भी अलग है। तो ऐप डेवलपिंग अलग है, वेब डेवलपिंग अलग है, सोशल मीडिया मैनेजर अलग है, SEO एक्सपर्ट्स अलग हैं आपको, फिर वीडियो एडिटर अलग हैं, कैमरा पर्सन अलग है। मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो डिजिटल मीडिया पे काम करने, उनके लिए चैलेंजेस बहुत हैं। तो आपको वीडियो एडिटर भी रखने पड़ेंगे, आपको वेबसाइट डिज़ाइनर रखने पड़ेंगे, आपको वेब डेवलपर रखने पड़ेंगे, आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपर रखने पड़ेंगे जो आपको ऐप के अपडेट करे। फिर आपको सोशल मीडिया की टीम रखनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग कोऑर्डिनेशन टीम रखनी पड़ेगी, रिसर्च की टीम रखनी पड़ेगी, कई सारी चीज़ें चैलेंजेस आती है। लेकिन इन सबको आपको एक ही बार में स्टार्ट नहीं करना है। आप धीरे धीरे सभी काम को आप टच कीजिए, आप खुद कीजिए सभी चीज़ें।
आप 4 साल अगर आप बीइंग ए फाउंडर अगर आपने काम कर लिया है, सभी काम, तो आप समझिए कि अगले आने वाले साल में आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हैं। मेरा मानना ये है। तो चैलेंजेस आते हैं, हर जगह चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस को फेस करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। सर लास्टली मैं चाहता हूँ हाँ। कि आप अपने एक्सपीरियंस से, जो हमारी न्यू जनरेशन है जो स्टार्टअप की तरफ सोच रही है, हुँ, मैं चाहता हूँ आप उनको कुछ मोटिवेशन और एडवाइस दें। हुँ। अ, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं यही एडवाइस दूँगा। बीइंग एज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर और बीइंग एज़ एन फाउंडर ऑफ माय कंपनी जेएमसी स्टडी हब, लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करें, सादगी रखें अपने कामों में और साथ ही साथ सीक्रेसी रखना बहुत ज़रूरी है। सीक्रेसी कहने का मतलब अपनी प्लानिंग को इतना मजबूत रखो कि लोगों को लगता रहे कि तुम हार रहे हो, लेकिन जीत आपकी ही होनी चाहिए। अगर इस पे आप काम करें, क्योंकि आपकी जितनी सीक्रेट आप रखोगे, उतनी आप आगे बढ़ने की आपकी सीढ़ियाँ बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप अपनी प्लानिंग को बहुत गोपनीय रखो। सबको मत बताओ कि आप क्या करने वाले हो, आप किसकी इंटरव्यू अगला लेने वाले हो या किसका चीज़ से आप काम करने वाले हो, क्या आप सोच रहे हो। मुझे नहीं लगता कि ये आपको सबको डिस्कस करनी चाहिए। आप उसी से डिस्कस करें जो आपके ट्रस्टेबल हो, जो आप उसी से शेयर करें जो आपके लिए कुछ इनपुट दे पाए। ऐसे नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे ज्ञान सभी देते हैं, साथ कोई नहीं देता, ठीक है? तो हमें लगता है कि साथ देने वालों को साथ रखिए और लक्ष्य आपका और साथ हमारा। थैंक यू सो मच सर। हम्म, आपकी ये एडवाइस मैं चाहता हूँ कि लोग सुने और समझें, क्योंकि जो आपने बोला, एक्चुअली लास्ट लाइन जो बोली वो काफ़ी डीप थी। हम्म। और थैंक यू सो मच सर, आपने अपना थैंक यू एक्सपीरियंस सो शेयर मच। करा और काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा। लास्टली सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी ऑडियंस से बोल दें कि ये अगर उनको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। आप इस प्राइम आई पे दूसरा इंटरव्यू देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आप इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखेंगे और सीखने के बाद अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी आपको कुछ मिला है, तो आप प्राइम आई को ज़रूर सब्सक्राइब करें।